नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस वाले पाकिस्तान को सफेद झंडा दिखाते थे, भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोली से दिया। हरियाणा चुनाव के प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हिसार में जनसभा। हरियाणा कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी और जेजेपी की भी जनसभाएं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। राइट टू रिप्लाई के तहत भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा, ऐसे देश की क्या बात करें जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। लेबनान पर हवाई हमलों के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार गिराने की कही बात। बेरूत पर हुई बमबारी में नसरुल्लाह को मार गिराने का दावा। बारिश ने बिगाड़ा कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल। सुबह से बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका खेल। पहले दिन बांग्लादेश ने 3 विकेट पर बनाए थे 107 रन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात जनादेश की, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने इन पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन। उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है। पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है।
मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राज्य कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत समेत अन्य वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। 40 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की गीता भुक्कल जी और सभी साथियों जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री जैसे 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। जो भी कमिटमेंट की गई है बहुत सोच समझ के सारी, उसमें जो फाइनेंशियल जो भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया गया है। एक एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें जनादेश में। और अब बढ़ेंगे आगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय राजनयिक भाविका मंगलनंदन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया। भाविका मंगलनंदन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत पर लगाए गए निराधार आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद, नशे का व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का गढ़ है। Regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों को बाधित करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। The real truth is that Pakistan covets our territory, and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता आया है। ऐसे में उसका किसी अन्य देश पर उंगली उठाना हास्यास्पद है। पाकिस्तान वो देश है जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी।
it is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान वो किसी को पीछे न छोड़ना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा की उन्नति के लिए एक साथ कार्य करना विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा वो हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश और भारत पर कई झूठे और बेबुनियाद लगाए गए आरोपों का भी जवाब देंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारकों पर कुछ प्रतिबंधों की सूचना को गलत बताया है। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इन खबरों को निराधार बताते हुए कहा कि हाल ही के दिनों में ओसीआई कार्ड धारकों के लिए नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही स्पष्ट किया कि ओसीआई कार्ड धारकों के अधिकारों के संबंध में 4 मार्च 2021 को जारी गजट अधिसूचना के प्रावधान लागू रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर आदिगम गांव में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी शुरू की। इसी बीच छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सेना के 3 जवान और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली में उठा मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद विवाद सहित अन्य मांगों को लेकर शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। समिति की मांग है कि प्रदेश भर में बनी अवैध मस्जिदों पर सरकार उचित कार्रवाई करे। देवभूमि संघर्ष समिति आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। 2-3 बिंदु है। एक पहला विषय है, हम केंद्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है इसे निरस्त किया जाए, भंग किया जाए। दूसरा विषय, जो ये एक समुदाय विशेष के लोग लैंड से हाथ जो चल रहा है पूरे भारत में, इसको लेके हम सरकार को सचेत कर रहे हैं। तीसरा विषय, जैसे संजौली मस्जिद है या जो दूसरी मस्जिद है इस वक्त जिनका प्रश्न चिन्ह लग चुका है वो अवैध है, तुरंत सील किया जाए। संजौली विषय के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता समझ में नहीं आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 महीने में आज दूसरी बार पटना पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने पटना में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की और साथ ही पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की। इजरायली सेना ने लेबनान पर जारी ताबड़तोड़ हमलों के बीच बड़ा दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि राजधानी बेरूत पर उसके हवाई हमलों में हिजबुल्लाह का प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना का यह दावा हिजबुल्लाह मुख्यालय पर भीषण बमबारी के बाद सामने आया। इजरायली सेना का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह के अन्य बड़े कमांडर भी ढेर हुए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हमले में दक्षिणी बेरूत को जिस ठिकाने को निशाना बनाया गया वहां से हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हिजबुल्लाह के समर्थक देश ईरान के सरकारी मीडिया ने नसरुल्लाह के सुरक्षित होने की बात कही है।
तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह प्रमुख को ढेर करने का दावा किया है इजराइल ने। इजरायली सेना का यह बड़ा दावा है। दक्षिणी बेरूत में हुए हमले में मारा गया है नसरुल्लाह, यह कहना है इजरायली सेना का। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह मुख्यालय पर भीषण बमबारी के बाद इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है और उस बड़े दावे के अनुसार हिजबुल्लाह प्रमुख मारा गया है, ऐसा कहना है इजरायली सेना का। उसने कहा है कि हिजबुल्लाह मुख्यालय पर भीषण बमबारी के बाद इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह मारा गया है। नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का प्रमुख था, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह के अन्य जो शीर्ष कमांडर्स हैं वो भी इस भीषण बमबारी में मारे गए हैं। तो यह इस वक्त बड़ा दावा इजरायली सेना कर रही है। हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर लगातार इजरायली सेना हमले कर रही थी और दक्षिणी बेरूत में जो हमला हुआ है उसमें नसरुल्लाह के मारे जाने की बात इजरायली सेना कह रही है। साथ ही हमले में हिजबुल्लाह के कई शीर्ष कमांडर भी ढेर हुए हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने 28 और 29 सितंबर को दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की रक्षा और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर 9वें राष्ट्रीय सालाना कंसल्टेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। यूनिसेफ इंडिया की सहभागिता में आयोजित इस कंसल्टेशन प्रोग्राम का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए लोगों में समझ को बढ़ाना है। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सुप्रीम कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस BV नागरत्ना और यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि सिंथिया मैककेफ्रे भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर दिव्यांगता के संबंध में समावेशी शब्दावली के उपयोग के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए सभी ने हैंडबुक कंसर्निंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज किताब का विमोचन किया। इस पुस्तक को ब्रेल लिपि में और ऑडियो बुक के रूप में भी जारी किया गया। But there is reason for hope because countries like India are now taking steps forward to provide for accessible medicine and accessible treatment. But that has to be part of a national policy guided and supported by the government. Policies cannot be only for the mainstream because these children are capable of the very best. Because they have minds of their own, they have individualities of their own, they have a volition of their own. भारत सरकार ने और विशेषकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने समय समय पर ऐसे अनेक नियमों व अधिनियमों को अधिसूचित किया है जो हमारे बच्चों के, विशेषकर हमारे दिव्यांग बच्चों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 बच्चों की सुरक्षा व उनके विकास को समर्पित इसी प्रकार का एक कानून है। साथ ही सरकार ने बच्चों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट को भी मजबूत किया है। और अब बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। एक शख्स ने जहरीले पदार्थ खाकर अपनी 4 बेटियों के साथ खुदकुशी कर ली है। यह सनसनीखेज घटना वसंत कुंज साउथ के रंगपुरी गांव की है। पुलिस ने सूचना मिलने पर फ्लैट में लगे ताले को तोड़कर शवों को निकाला। बताया जा रहा है कि चारों बेटियां दिव्यांग थी जिनकी उम्र 8 से 18 साल बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 26 साल से इंडियन स्पाइनल सेंटर में कारपेंटर के तौर पे काम कर रहे थे। ये और इनकी 4 बेटियां नीतू, निक्की, नीरू और निधि, इनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं 2 अलग अलग रूम में। एक में हीरा लाल होते हैं और बाकी 4 डेड बॉडीज़ दूसरे रूम में होती हैं। फिर हमने इसमें मौके पे CBI CFSL की टीम, साथ ही साथ सीनियर फॉरेंसिक FSL रोहिणी की टीम, डॉक्टर्स की टीम को हमने इसमें बुलाया और हम बाकी एक्सपर्ट्स को वहाँ पे बुलाया और एग्जिबिट्स कलेक्ट किए। और तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कुछ सल्फास के रैपर्स मिलते हैं जो कि उनके डस्टबिन में होते हैं। तमिलनाडु के
विरुधुनगर जिले के सत्तूर के पास कंडा स्वामी की एक पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की आवाज सत्तूर के 15 किलोमीटर से अधिक दायरे तक सुनाई दी। पटाखा फैक्ट्री में लगातार 1 घंटे से अधिक समय तक पटाखे फटते रहे। घटनास्थल पर अग्निशमन दल राहत और बचाव कार्य के लिए मौजूद रहे। बता दें कि विरुधुनगर को पटाखों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ देश के 90% से अधिक पटाखों का उत्पादन होता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की शुरुआत कर दी गई है। इस वैक्सीन को पेनासिया बायोटेक और आईसीएमआर ने विकसित किया है। ये परीक्षण देश भर के 19 परीक्षण स्थलों पर हो रहा है। इन परीक्षण स्थलों में से एक है दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल। इस परीक्षण में सामुदायिक चिकित्सा, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और चिकित्सा जैसे कई विभाग शामिल है। आईसीएमआर एनएआरआई टीम के साथ एनआईवी की टीम प्रशिक्षण दे रही है। 27 सितंबर से स्वस्थ वयस्कों में ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। आरएमएल अस्पताल में इससे पहले एचआईवी वैक्सीन के लिए भी क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले अमर शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। प्रधानमंत्री ने शहीद आजम को नमन करते हुए साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथी ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था। इसके बारे में कहा जाता कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में है। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें स्मरण किया है और उन्होंने लिखा है कि लता दीदी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। अपने भावपूर्ण गीतों के कारण वो हमेशा लोगों के दिलों और दिमाग में जीवित रहेंगी। लता दीदी और मेरे बीच एक विशेष बंधन था। मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का शुक्रवार को सोनीपत के राई में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने और डायमंड लीग फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज भारत लौटे हैं। नीरज जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहुंचे तो बच्चों ने 2 पंक्तियों में खड़े होकर तालियां बजाईं। इस मौके पर उन्होंने मिशन ओलंपिक 2036 7 से 70 पदकों तक का सफर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नीरज ने अपने अगले सत्र में अपने प्रदर्शन में सुधार की बात कही। और अब बात स्वच्छ भारत अभियान की। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नोएडा में डॉक्टर्स ने स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया। इस स्वच्छता मैराथन का आयोजन डॉक्टर डीपी रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान ने किया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, सफाई मित्रों और सुरक्षा मित्रों ने केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।